चलिए मैं इसे एक और बार आपके लिए एक और बार पढ़ देता हूँ। देखिए इस लाइन में क्या है, केवल मतलब थोड़े ही समय के लिए जैकोबियन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मतलब थोड़े ही समय के लिए जैकोबियन शासक, ये भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रह सकता है। जैकोबियन शासक के समय सभी वयस्क, देखिए जब जैकोबियन शासक रहा जब सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। देखिए एक और बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैं देखिए बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ जिसके आपके समझ में ज़्यादा से जो है ज़्यादा आए। ओके, देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि जैकोबियन जो शासक था उसके शासन में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला, मगर नेपोलियन की संहिता, जो नेपोलियन की संहिता है ये वाली उसने क्या किया, ये देखिए नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। जो नेपोलियन की संहिता थी वो पुनः वापस से जो सीमित मतलब कुछ ही सीमित जो हैं मताधिकारों को वापस ले आई और उसमें महिलाओं को, जो महिला थी उसमें उन्हें क्या मताधिकार दिए, ये वो जो अधिकार दिए उन्हें देखिए, उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए, मतलब महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया गया, उन्हें पतियों या पिताओं को अधीन कर दिया गया। उन्हें पतियों और पिताओं मतलब उनके पिताजी जो हैं उनके पति हैं उनके अधीन कर दिया गया, उनको अवयस्क दर्जा दिया। किसने? नेपोलियन की संहिता ने। ओके, ये वाला पेज हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। आप इन नोट्सों को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नोट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, आपको ये एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। देखिए जो 5th पॉइंट है, नेक्स्ट पेज है, जो 5th पॉइंट है उसमें क्या है, वियना कांग्रेस। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज़। ये आ सकता है पेपर में, आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ 1 या 2 नंबर में आएगा, इसे कर लीजिए अंडरलाइन। ओके, ये आएगा, बिल्कुल आएगा कि इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, नेपोलियन को किन किन राज्यों ने मिलकर हराया था, किन किन देश राज्यों ने मिलकर हराया था। तो आपके लिखेंगे कि ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ थीं, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। किसमें? 1815 में। ठीक है, इसमें से एक नया क्वेश्चन तो बनकर आएगा ही, गारंटी है। ओके, 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए। ये जितने भी जो ये राज्य रहे ना, यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उन्होंने क्या किया, प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करके लाए। देखिए ये इन्होंने क्या किया, यूरोप के लिए एक समझौता लेकर आए, वियना में इकट्ठा हुए थे लोग, वियना में गए, वहाँ पर इकट्ठे हुए ये सारे जितने भी लोग हैं ये वहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक, ये भी रहेगा आपके लिए। इस चांसलर के बारे में एक बार और आप अच्छे से पढ़ के जाएं जब जाएं, कि जो भी वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहा उसमें उसका क्या नाम था, तो वो उसका नाम था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। तो इसे आप हाईलाइट कर लें। ओके, इसे कॉपी में आप जब लिखें तो इसे प्लीज़ अच्छे से लिखिएगा। चांसलर ड्यूक मेटरनिख कौन थे? अध्यक्ष थे किसके? वियना संधि के, वियना कांग्रेस के। ओके, सो अब पढ़ते हैं हम जो सेकंड जो लाइन है हमारी, उसे करते हैं। 6 पॉइंट है जो। ओके, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आता है पेपरों में। ऑस्ट्रिया के चांसलर का क्या नाम था, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ऐसे जो हैं इसके आ सकते हैं क्वेश्चंस। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख क्या थे? वियना कांग्रेस के अध्यक्ष। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1800
1879 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसमें लाइन्स है ना, जो नोट्स में है, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली हैं, आप माने चाहे नहीं माने। ओके, तो आप इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्साय में हुए एक समारोह, ये तो लाइन टू लाइन है सब, ठीक है। अब प्रशा के राजा का नाम पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। प्रशा के राजा विलियम प्रथम कौन थे? प्रशा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। इसे भी आप अंडरलाइन करके रखें सर, ये भी आ सकता है। मैं इसे एक बार कर देता हूँ आपके लिए अंडरलाइन, जिससे आपको ध्यान रहे। प्रशा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। मैं आपको एक पेपर भी बनाकर दूंगा कुछ समय बाद, जिसे आप करेंगे जब अभी हम चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर लें पहले। प्रशा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम। ओके, जिनको जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये भी लाइन वैसे आ सकती है। ओके, इसे भी आप थोड़ा सा याद करें अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर इस चैनल पर आपको नोट संबंधित पूरी अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाती है और हिंदी में दी जाती है, अपने व्यूअर्स के लिए दी जाती है। ज़्यादा व्यू आए नहीं आए कोई चिंता नहीं है, आप बस सपोर्ट कीजिएगा जिससे हमारा जो चैनल है वो अच्छे से ग्रो हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए एक और लाइन पढ़ूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जो विलियम प्रथम थे ना, उनको जर्मनी 1871 में जर्मनी का सम्राट, जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ओके, समारोह में किसके? वर्साय में। इसके क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आ सकते हैं, मैं आपको बना कर दूंगा इस सेट को। ओके, आप इसे करिएगा और मैं आपको कहाँ सेंड करना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। हो सकता है कुछ टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाए जिसपे आप अपने होमवर्क्स डाल सकें। आज आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे करने के लिए, आप उसे करके दीजिएगा मुझे। और मैंने साइंस की भी कुछ वीडियोज़ अपलोड करी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे। तो अब 7th लाइन पढ़ते हैं, जो हमारा 7th पॉइंट है। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रह सकता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तभी मैं एक और पढ़ूंगा आपके लिए। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित करा गया। जो ये इमैनुएल, थोड़ा सा इसका नाम जो अटपटा है, सब बोलने में दिक्कत हो जाती है। इमैनुएल द्वितीय को किसका राजा बनाया गया? इटली का राजा बनाया गया। किसमें बनाया गया? 1861 में। ओके, ये भी थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है स्टूडेंट्स, तो इसे भी आप करें। बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। कैसे पूछे जा सकते हैं? इटली का राजा कौन था? इटली के राजा को कब नियुक्त करा गया? इटली के राजा का क्या नाम था? सन 1861 में किसको राजा बनाया गया? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप इन्हें अच्छे से करके जाएं पेपर में। ओके, अब देखते हैं अपना 8th पॉइंट, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए, महिलाओं की इसमें क्या भूमिका रही है, वो ये पॉइंट जो हमको बताएगा। ओके, पढ़ लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतें ने सक्रिय योगदान दिया। देखिए, राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुआ यूरोप के अंदर, उनके राज्यों में जैसे फ्रांस, इटली की जो औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। देखिए, ये क्या हुआ था? एक आंदोलन हुआ था जिसमें ये जो सब महिलाएं, इन्होंने क्या दिया? योगदान दिया अपना। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए। यह आ सकता है कि क्यों किए उन्होंने शुरू, ये भी थोड़ा सा आप देख जाएं। और महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। ओके, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा लग रहा है मुझे। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए, इन्होंने इतनी सारी भूमिका निभाई, किन्ने? महिलाओं ने, बट उन्हें तब भी असेंबली में चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है,
इसके भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको बनाकर दूंगा कुछ समय में, आप कमेंट में मुझे कर दीजिएगा थोड़ा सा पिन, जिससे मुझे कुछ मोटिव मिले। ओके, सो अब ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आते हैं क्योंकि क्वेश्चन एक या 2 नंबर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो हम इन्हें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आप इसे अपनी कोई नोटबुक में जो है प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं ये वाले। देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। कुलीन वर्ग क्या है? तो ये ज़मीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली वर्ग था। जो एक कुलीन वर्ग था ना, वो ज़मीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीपों का सबसे शक्तिशाली जो समूह वर्ग था ना, वो है ये कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग आप मान सकते हैं कि ज़मीन के मालिक थे मान लीजिए, और यूरोपीय महाद्वीपों का सबसे जो शक्तिशाली वर्ग था वो ये था। कौन था? कुलीन वर्ग। इसका क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है एमसीक्यू में स्टूडेंट्स। ओके, अब देखते हैं सेकंड, निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। ओके, एक बार देख लें, निरंकुशवाद से आप समझ जाते हैं ऐसी जो सरकार, ऐसा शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई भी आवता, कोई भी किसी ने इल्ज़ाम वगैरह नहीं लगाया है। उदारवाद, हाँ, इसे आप ज़रूर एक बार देखिएगा, इसे और इसे। ठीक है, मैं आपको इसे प्रेफर कर रहा हूँ, तो आप इसे देखिएगा एक बार, इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि मुझे। अब आप देख लीजिए उदारवाद को, यानी लिबरेशियम। ठीक है, उदारवाद यानी लिबरेलियम, ठीक है, उदारवाद यानी लिबरलिज्म। ओके, या आप इसका इंग्लिश में भी नाम लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होते हैं, टीचर और अच्छे से नंबर देता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, और ना थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस करिएगा, मेरे को भी करनी पड़ेगी शायद। ओके, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा, मतलब लातिन भाषा के मूल शब्द, ठीक है, जो ये लिबरलिज्म है, शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लिब्र पर आधारित है, लिब्र पर। ओके, किस पर आधारित है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं एवरीवन। तो ये किस पर आधारित है? लिब्र। ओके, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, लिबरलिज्म का क्या मतलब है? स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अब हम देखते हैं जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी, हम अब जो है पेज को पलट देते हैं। सो हमने पेज जो टर्न कर दिया, आप देखते हैं जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अब जो है 5 पॉइंट जो है हम इसका देख लेते हैं। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। रूढ़िवाद क्या है? किसी भी परंपरा, पौराणिक परंपराओं, रिवाजों पर बल देता है, मतलब उन पर जोर देता है। ओके, यूटोपिया वेरी इंपॉर्टेंट, यूटोपिया भी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो लेंदी है और इसमें जो चीज़ें हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं सर। तो यूटोपिया का क्या मतलब है? ये आ सकता है कल्पनादर्श, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ओके, एक ऐसा समाज की कल्पना है क्या? यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ओके, अब देखते हैं रूमानीवाद। रूमानीवाद भी मेरे को लगता है हो सकता है इसमें जुकर्स, तो आप देखिएगा। अभी रूमानीवाद देखते हैं। एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। रूमानीवाद क्या है? एक ऐसे तरीके का सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता है। सांस्कृतिक आंदोलन जो एक, रूमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है, पहली बात तो ये, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। कौन? रूमानीवाद। अब 8 पॉइंट नारीवाद। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक
समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। इसे एक और बता दें, वेरी सिंपल है, तब एक और बताते हैं। स्त्री पुरुषों